प्लेटलेट्स की साइज की कमी, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका साइज कम हो जाए, या उनके नंबर यानी कि उनकी गिनती कम हो जाए, इसको परप्यूरा कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, प्लेटलेट्स की के नंबर में कमी, इसे इडियोपैथिक और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा भी कहते हैं। यानी कि जो एक्चुअली थ्रोम्बोसाइट जो है वो प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं। तो जब प्लेटलेट्स की जो गिनती है वो कम हो जाती है, तो और इसकी वजह पता हो तो बेहतर है, ना पता हो तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन इसको इडियोपैथिक माना गया है, यानी कि अपने आप अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा कहलाता है। जैसे कि कई बीमारियों में कम हो जाते हैं, जैसे डेंगू में कम हो जाता है। जब डेंगू चलता है तो उसमें देखते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। ठीक है, मलेरिया फैल्सीपारम में कम हो जाता है, और कई वायरल डिजीज में भी कम हो जाता है। ठीक है, तो जब प्लेटलेट्स की गिनती यानी कि प्लेटलेट्स की जो कमी, जो नंबर है वो कम हो जाए, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा कहते हैं। जो नॉर्मल प्लेटलेट्स होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख तक जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में बनी रहनी चाहिए। लेकिन जब 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से ये कम हो जाती हैं, तो उसको जो है थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा कहते हैं। नॉन थ्रोम्बोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरिया, यानी कि प्लेटलेट्स के काम करने की सलाहियत में कमी आ जाए, यानी कि प्लेटलेट्स का जो वर्क है वो कम हो जाए। अब एक चीज होती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है दरअसल मेनिंजीज से बना है। मेनिंजीज बोलते हैं झिल्लियों को, गिशाओं को, ठीक है, मेम्ब्रेन्स को। इंसान के जिस्म में बहुत जगह सी अलग अलग झिल्लियां पाई जाती हैं। लेकिन मेनिंजाइटिस में जो है उन मेनिंजीज के बारे में इशारा मिलता है, उन मेनिंजीज के बारे में बात करती हैं जो कि मेम्ब्रेन को, यानी कि इंसान के मगज को, यानी कि इंसान के ब्रेन को जो है कवर करती है। सबसे ऊपर जो है बाल होते हैं, बाल जो है वो खाल में लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो है हड्डी होती है, मसल्स होती है, हड्डी होती है। हड्डी के नीचे जो है 3 मेम्ब्रेन होती है, यानी कि 3 झिल्लियां होती हैं। एक झिल्ली, फिर दूसरी झिल्ली, फिर तीसरी। ये हड्डी के नीचे, जो इंसान की खोपड़ी की हड्डी है उसके नीचे 3 झिल्लियां होती हैं। पहली झिल्ली, दूसरी झिल्ली, तीसरी झिल्ली, पर्दे होते हैं ये। उसके अंदर होता है ब्रेन, जिसको मगज भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि दिमाग। ठीक है, अब इन मेम्ब्रेन्स के नाम हैं। जो हड्डी के सबसे नीचे है, हड्डी के सबसे नीचे है, इसको ड्यूरामेटर बोलते हैं। उसके नीचे जो है वो आर्कनॉइड मीटर बोलते हैं, और सबसे नीचे जो है वो पायामीटर बोलते हैं। जो ड्यूरामेटर है, जो हड्डी के बिल्कुल नीचे है, उसको यूनानी में उम्मे गलीज कहते हैं। कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि उम्मे गलीज, ड्यूरामेटर का दूसरा नाम बताइए, तो उम्मे गलीज है। फिर उसके नीचे जो है, जो आर्कनॉइड मैटर होती है, उसके उसको अनकबूती बोलते हैं, और उसके नीचे जो है पायामीटर बोलते हैं, यानी कि उम्मे रकीक बोलते हैं। ये 3 झिल्लियां एक के नीचे एक के नीचे एक होती है। उसके फिर ये जो है दिमाग को, एक तरीके से ब्रेन को जो है अपने अंदर रखती हैं हिफाजत से। तो जब इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, यानी कि दिमाग के ऊपर जो झिल्लियां हैं उनमें जब इन्फेक्शन हो जाए, जो कि दिमाग को और स्पाइनल कोड को कवर करती हैं, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। दिमाग, ब्रेन और स्पाइनल कोड को अस्तर करने के लिए, अस्तर यानी कि ढकने के लिए, ठीक है, ड्यूरामीटर, आर्कनाइडमीटर, पायामीटर, उम्मे गलीज, अनकबूती और उम्मे रकीक के इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, 5 साल से छोटे बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। बड़ों में भी पाई जाती है, लेकिन 5 साल से छोटे बच्चों में ये बीमारी भी पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम पीढ़ियां पढ़ रहे हैं, बच्चों की बीमारियां पढ़ रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से जो है पीढ़िया के हिसाब से ही बच्चों की उम्र का जिक्र कर रहे हैं। अब काउजिस, इसकी वजहें क्या क्या है, मेनिंजाइटिस की वजहें क्या क्या है। नंबर 1 है बैक्टीरियल, यानी कि किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से हो जाए। नंबर 2 वायरल, किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो जाए। ये नंबर 3 ट्यूबरकुलर, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, जो टीबी का बैक्टीरिया है, उसकी वजह से हो जाए। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया की वजह से होता है उसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जिसमें इन्फेक्शन का जरिया जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, उसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं।
कौन कौन से बैक्टीरिया से हो सकता है? इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेबसेला, एंटेरोबैक्टर, नाइसीरिया, मेनिंजाइटिस। इनका थोड़ा सा ध्यान नाम याद रखना, क्योंकि कई बार इनमें से भी जो है एग्जामिनर सवाल बना देता है, घूम फिर के जो है तीन तो वो रख देगा जिनकी वजह से होता है, एक चौथा जो है ऐसा डाल देगा जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस नहीं डालता। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से याद कर लेना। इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेबसेला, एंट्रोबैक्टर, नाइसीरिया, मेनिंजाइटिस। ठीक है, इनकी वजह से जो है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है, यानी कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। अब दूसरी है वायरल, यानी कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। जो वायरल मेनिंजाइटिस होती है, जो वायरल इन्फेक्शन के बाद मेनिंजाइटिस होती है, किसी वायरस किसी वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। और इस तरह की जो मेनिंजाइटिस होती है उसको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं। एंटेरोवायरस, इकोवायरस, पोलियोवायरस, अर्बोवायरस, मम्प्स वायरस, इनकी वजह से जो है कई बार मेनिंजाइटिस होने के चांस होते हैं। इसके बाद एक तीसरे जो टाइप है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। इन्होंने ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी एक तरह की बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ही है, क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बोलते हैं, उसके नाम में ही बैक्टीरियम है, यानी कि बैक्टीरिया है। इसको अलग क्यों रखा गया है? इसको भी ऊपर पायोजेनिक में रख सकते थे, इसको अलग से इसकी क्लासिफिकेशन क्यों है? इसको भी ऊपर वाले बैक्टीरिया में गिन सकते, इसकी इसलिए क्या है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक चलाने से जो है कंट्रोल आ जाता है। जितने लेवल के मेनिंजाइटिस है, यानी कि जिस लेवल का इन्फेक्शन है, उसी लेवल का एंटीबायोटिक चला करके जो है उसको कंट्रोल में कर लेते हैं। इसी तरह का जो वायरल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल दे करके जो है उसको कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, उसमें एटीटी चलानी पड़ती है। सर आवाज मेनिंजाइटिस, नहीं है। इसलिए जो ट्यूबर अब आवाज आ रही है? जी सर। जी। जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है उसको जो है अलग क्लासिफाइड किया है, उसको अलग वर्गीकृत किया है, उसका अलग, क्योंकि अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, इसमें एटीटी चलेगा, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलेगा। इंसान, एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इंसान के जिस्म में टीबी कहीं भी हो, हड्डी में हो, फेफड़ों में हो, आंतों में हो, दिमाग की झिल्लियों में हो, कहीं भी हो, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट होगा एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, यानी कि टीबी की दवाई चलानी पड़ेगी। ठीक है जी। साइन सिम्टम, यानी कि इसकी कितना निशानियां क्या स्पीड से होती हैं? करो। इसकी निशानियां होती हाँ। हैं, दूध ना पी पाना। ठीक है, ठीक। बच्चे जो है वो निप्पल को पकड़ नहीं पाते। अगर निप्पल को पकड़ लेते हैं तो निप्पल को पकड़ के जो एक नॉर्मल फिनोमिना है, निप्पल को पकड़ के दबा करके जो दूध बच्चे के मुंह में जाता है, वो फिनोमिना, बच्चे जो है उस काम को करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक तरीके से वरम आ जाता है, सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजाइटिस होता है, तो प्रॉपर इस वर्क को वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो बच्चे जो है निप्पल को नहीं दबा पाते और वो दूध नहीं पी पाते। दूसरा क्या है? दस्त लग जाते हैं, दौरे पड़ते हैं, और बुखार आता है, और उल्टी होती है। ये सारी निशानियां हैं मेनिंजाइटिस की। जी। अब मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या होगा? एंटी कन्वल्जेंट ड्रग देंगे, यानी कि दौरे को रोकने वाले इंजेक्शंस लगाएंगे। इंजेक्शन इसलिए लगाएंगे क्योंकि बच्चा दौरे में है तो खा पी तो कुछ नहीं पाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर इंजेक्शन से ही कंट्रोल होगा। एंटीवायरल, यानी कि एंटीवायरल मेडिसिन दे करके, अगर वायरल वायरल मेनिंजाइटिस है तो फिर वहां एंटीवायरल ट्रीटमेंट चलेगा। और अगर बैक्टीरियल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो एंटीबायोटिक चलेंगे, जिससे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंट्रोल में होगा। एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो एटीटी चलेगा। हाँ बोलो। ट्यूब ट्यूबरकुलोसिस इंसान की बॉडी में कहीं भी हो, चाहे फेफड़े में पानी आ गया है, या वैसे नॉर्मल टीबी हो गई है जो आमतौर से फेफड़ों में हो जाती है, या इंटेस्टाइन में हो गई है, या बोन्स में हो गई है, या ब्रेन में यानी कि मेनिंजाइटिस में हो गई है, तो हर जगह जो है एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलेगा। अब यहाँ पे जो है ये मेनिंजाइटिस पूरा हो गया है, परप्यूरा हमने पढ़ लिया है, हीमोफीलिया और दूसरी जो डिजीज हैं, जो बच्चों की बीमारियां हैं, वो पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा जो है दूसरी चीजें सामने आ रही हैं, जैसे न्यूनेटल रूम का रख रखाव, तरीका, इस्तेमाल व देखभाल। यानी कि बच्चे को पैदा होने के बाद किस किन किन चीजों की जरूरत होती है, उसको किस माहौल में रखा जाता है, उसके पैदा होने से पहले किन किन चीजों को अवेलेबल कर लेते हैं, उनको संभाल के रखते हैं,
और किन किन चीजों के लिए तैयार रहते हैं, उन सब के सब का जो है रख रखाव होगा और तरीका इस्तेमाल क्या होगा। तो फिर ये जो है बच्चे के पैदा होने से पहले ही सारी चीजें जो है तैयार रखी जाती हैं, ताकि जब बच्चा पैदा हो और जिस चीज की भी उसको जरूरत हो तो वो चीज वहां पे अप्लाइड कर दी जाए, उस बच्चे को जो है उससे सहूलियत मिल जाए, आराम मिल जाए। जैसे कि बच्चे के सांस के रास्ते यानी एयरवे को साफ करना। जब बच्चा पैदा होता है तो चूंकि वो जहां से पैदा होता है वहां वहां जो है फ्री एयर नहीं होती, उसके पास जो है ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता जैसा एटमॉस्फेयर बाकी जो बाहर की दुनिया है इसमें होता है। तो वहां पे क्या होता है, एक एम्यूनिटिक फ्लूइड नाम का सय्याल एक लिक्विड होता है, वो उसी में रहता है, उसी को पीता है, उसी को पेशाब करता है, वही उसकी गिजा होती है। बाकी जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो खून से मिलता है, प्रोटीन, फैट, आयरन, खून वगैरह जो भी उसको बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, वो उसको जो है माँ के खून से मिल जाता है। और बाकी जो है जिसमें वो रहता है एम्यूनिटिक फ्लूइड में, उसी को वो पीता है, उसी को वो पेशाब करता है। तो जब वो उसी को पीता है, उसी को पेशाब करता है, तो जाहिर सी बात है वो उसके मुंह में भी आता है, उसके नाक में भी आता है, और उसके पूरे जो है जीआईटी ट्रैक्ट में जो है वो जो है सर्कुलेट करता है, घूमता रहता है। तो इस कंडीशन में जब बच्चा पैदा होता है, चूंकि उसको जो है सांस लेना होता है, वो बच्चा पैदा होने के बाद, दुनिया में आने के बाद, जब बच्चा माँ के मादर रहम से बाहर आ जाता है तो पहली बार मुंह खोल के सांस लेता है। उससे पहले उसके फेफड़े जो हैं वो वर्क जो है नहीं करते हैं, उसके फेफड़े जो हैं वो साइलेंट रहते हैं, एक तरीके से उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको काम करने की जरूरत कब पड़ती है, जब वो दुनिया में आ जाता है। तो जब वो दुनिया में आता है तो वो मुंह खोलता है सांस लेने के लिए, लेकिन बहुत मुमकिन है कि मुंह में जो है वो एम्यूनिटिक फ्लूइड भरा हुआ हो, थूक वगैरह भरी हुई हो, तो उसको जो है साफ कर देते हैं, ताकि जो एयरवे है, जो सांस का रास्ता है, उसमें को हवा अंदर जा सके और बाहर आ सके, गैसेज एक्सचेंज हो जाए और उसको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन मिल जाए, सांस उसको आ जाए। ठीक है। बच्चे के ब्लड यानी सर्कुलेशन का सही होना। बच्चे का जो खून है एक्चुअली, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो मदर सर्कुलेशन पे, यानी कि जो माँ का जो हार्ट होता है उस पर डिपेंड होता है। माँ के हार्ट से जो पंप किया हुआ ब्लड होता है वही जो है बच्चे की बॉडी में को सर्कुलेट करता है, घूमता है, और फिर वापस जो है माँ के ही हार्ट में जाता है। यानी कि बच्चा जो है एक तरीके से माँ के जिस्म का ही एक हिस्सा होता है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा होने के बाद अब यहाँ माँ का जो हार्ट है वो उससे अलग हो गया है, आवल नाल काट दी गई है, बच्चा जो है अलग हो गया है, माँ अलग हो गई है। तो अब बच्चे के ही दिल को काम करना होता है, तो बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन को मुआयना करना होता है, उसको देखना होता है। अब उसके खून के अंदर एसिड को कम करना, किसी भी तरह की अगर इन्फेक्शन इन्फेक्शन है उसको भी देखना होता है, और खून के अंदर जो एसिड है उसको कम कम करना। अब एक क्या होता है, टेम्परमेंट मशीन रख मेंटेन रखना, टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर मेंटेन रखना। टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत। बच्चा जहां से पैदा होता है वहां का जो टेम्परेचर होता है वो माँ के अंदर का, बॉडी के अंदर का, यानी कि जिस्म का टेम्परेचर होता है, और वो टेम्परेचर जो है बाहरी की दुनिया के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो जब बच्चा बाहर आता है और बाहर के टेम्परेचर को फेस करता है, तो उसके अंदर कई जो है फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है वो अप्लाई होती है। तो बच्चा अपने आप को एक ज्यादा टेम्परेचर से थोड़े टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में शिफ्ट करता है। इसलिए उस बच्चे को जो है इस एनवायरनमेंट में, इस माहौल में, इस बाहर के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पर आकर के जो है ऐसी भी एनोमली हो सकती है कि बच्चा जो है किसी वजह से अपने आप को इस एनवायरनमेंट में एकदम सहजता के साथ एडजस्ट ना कर पाए। तो इसलिए बच्चे का जो है टेम्परेचर को क्या किया था, मेंटेन किया रखना होता है, उसको देखना होता है। अगर बच्चा जो है हाइपोथर्मिया में जा रहा है, बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कम जा रहा है, तो बच्चे को जो क्या करते हैं, उसको वार्मर वगैरह में रख करके क्या करना होता है, उसको एक उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। खून के अंदर शुगर की जांच करना और खून के बहने की रोकथाम करना। बच्चे के पैदा होने का टाइम नोट करना। अपगार स्कोरिंग करना, यानी कि जिस टाइम बच्चा पैदा हो वो टाइम लिख लेना चाहिए। अपगार स्कोरिंग करना, अपगार में हमने पढ़ा था अपगार में कि अपगार में क्या करते हैं, बच्चे की जिल्द देखते हैं, जिल्द का कलर देखते हैं, बच्चे की मसल स्टोन देखते हैं, 5 चीज देखते हैं।
5 चीजों के बाद जो है बच्चे को जो नंबर मिलते हैं वो 10 तक नंबर मिलते हैं। जो 7 से 10 नंबर होते हैं वो उसमें कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिटफाट है, एकदम सही है। और ठीक है, यानी कि बच्चा जो है इस बाहरी दुनिया में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन अगर अपगार स्कोरिंग का रेट जो है वो 5 to 7 है, 5 से 7, इसका मतलब ये है बच्चा ठीक है, लेकिन उसको मॉनिटरिंग की यानी कि देखभाल की जरूरत है। लेकिन अगर अपगार स्कोरिंग का रेट जो है वो बिलो 5 यानी कि 4 या 4 से नीचे रहे, तो वो कंडीशन जो है एक सीरियस कंडीशन होती है, और उसमें बच्चे को फौरन जो है वाई वाई वार्मर वगैरह मशीन में रखना होता है, ऑक्सीजन वगैरह लगाना होता है, और एकदम ट्रीटमेंट देना होता है। वो एक सीरियस कंडीशन होती है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है। बच्चे में कोई कमी हो तो नोट करना। ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट को चेक करना, बच्चे के लिए वार्मर तैयार रखना। अब बच्चे के पैदा होने से पहले किन किन चीजों को तैयार रखते हैं? नंबर 1, ऑक्सीजन, वार्मर, मोनोमीटर, सक्शन मशीन, वॉच यानी कि एक घड़ी, क्लॉक टाइमर, इन्फेंट लेरिंजोस्कोप, सक्शन कैथेटर, अम्बू न्यूनेटल बैग, स्टेथोस्कोप, कोड क्लैम्प, इन्फेंट फेस मास्क, 1, 2, 5, 10, 20 ml की सभी तरह की सिरिंज, क्या पता किसकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, नीडल्स रखते हैं, एडहेसिव टेप यानी कि चिपकाने वाली टेप रखते हैं, क्योंकि हो सकता है कैनुला वैनुला लगाना पड़ जाए, या फिर कोई और ट्यूब वगैरह कहीं चिपकानी पड़ जाए। ठीक है, तो वो रखते हैं। ड्राई वार्म टॉवल रखते हैं। एक खुश्क हाइजेनिक सूखा हुआ जो है तौलिया रखते हैं, टॉवेल रखते हैं। मेडिसिन यानी कि कुछ इमरजेंसी की मेडिसिन रखते हैं। नेलेक्सोन हाइड्रोक्लोराइड रखते हैं। डेक्सट्रोज 10% की ड्रिप रखते हैं, और नॉर्मल सलाइन यानी कि एनएस रखते हैं। ये सारी चीजें रखते हैं। अब क्या है, दौराने विलादत इंट्रा लेबर के लिए जरूरी सर्जरी के लिए ओटी की तैयारी, ये एक पॉइंट है आपके पीडिया में, कि जब विलादत यानी कि बच्चा पैदा हो रहा हो, यानी कि इंट्रा लेबर, उस टाइम पे जो है ओटी को तैयार रखना। क्योंकि अगर लेबर जो है वो एबनॉर्मल लेबर की तरफ गई, तो वहां तक तो फिर भी ठीक है कि बच्चा जो है नॉर्मली पैदा हो जाएगा वैजाइनली, लेकिन ये जो एबनॉर्मल लेबर है, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होकर के अगर ये जो है सिजेरियन की तरफ जा रही है, यानी कि जो एलएससीएस होता है, जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है, उसकी तरफ जा रही है, तो फिर ऑपरेशन भी करना होता है। तो उसके लिए ओटी तैयार रखना होता है। और ओटी इस तरीके से तैयार रखना होता है कि अगर सिजेरियन की जरूरत पड़ जाए, ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, तो केवल 10 मिनट के अंदर अंदर, ओनली 10 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर माँ को जो है वो ओटी में शिफ्ट करके उसकी सर्जरी शुरू कर दी जाए। ठीक है, कोई भी ओटी ऐसे तैयार रहना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर 10 मिनट में सर्जरी के लिए इस्तेमाल हो सके। यानी कि 10 मिनट में मतलब सब कुछ रेडी रहना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टरलाइज है वो, और जो जितना भी अंदर का जो है मशीनें हैं, सब की सब तैयार रहनी चाहिए, ताकि अगर जरूरत पड़े इमरजेंसी में तो 10 मिनट के अंदर अंदर सर्जरी शुरू कर दी जाए। ऑपरेशन में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। ओटी में काम करने से ये बखूबी समझ में आ जाता है, यानी कि ठीक तरीके से समझ में आ जाता है कि किन 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 इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। ओटी में निहायत फुर्तीले, चाक चौबंद और जिम्मेदार आदमी को लगाना चाहिए, जो कि अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी करता हो, स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखता हो, और सारी चीजें, सारी जो अंदर की मशीनें होती हैं, लाइट वगैरह जो भी होती है, तो ट्रॉली वगैरह, उन सब को प्रॉपर जो है रेडी रखे, तैयार रखिए। अगर जरूरत पड़े तो 10 मिनट के अंदर अंदर जो है उसको इस्तेमाल लायक वो बना दे। अब लेबर रूम का रख रखाव व देखभाल, हालांकि तकरीबन 85% केसेस बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के हो जाते हैं, यानी कि 85% डिलीवरियां जो है, सॉरी लेबर लेबर 85% जो लेबर है वो बिना किसी परेशानी के, कॉम्प्लिकेशन के 85% हो जाते हैं। एक अच्छी एंटीनेटल केयर, अगर एंटीनेटल केयर जो है बच्चे के पैदा होने से पहले गर्भवती महिला की देखभाल, ताकि गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहा शिशु, यानी कि बच्चा जो है वो अच्छी तरह रहे, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के रहे, तो उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे ही हम ओब्स में आए थे सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। तो अगर अच्छी एंटीनेटल केयर की जाए, यानी कि समय पूर्व जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन यानी कि खून की जांचें करा ली जाए, अल्ट्रासाउंड करा करके बच्चे की जो पोजीशन है उसका पता करा लिया जाए, माँ के अंदर खून कितना है ये पता लगा लिया जाए,
टीएलसी यानी इन्फेक्शन है इसका पता लगा लिया जाए, डीएलसी जो इन्फेक्शन है उसका पता लगा लिया जाए, प्लेटलेट्स कितनी है, एम्यूनिटिक फ्लूइड कितना है, हार्ट बीट कितनी जा रही है बच्चे की, उन सब चीजों का अगर पता लगा लिया जाए, बाकी खान पीन जो है वो भी प्रॉपर ध्यान में रखा जाए, तो फिर जो है कॉम्प्लिकेशन से बच ही जाती है। ठीक है, तो सेफ लेबर के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी विलादत हॉस्पिटल में होनी चाहिए। लेबर रूम में रोशनी का पूरा इंतजाम हो, लेबर रूम में साफ सफाई हो, हाइजीन मेंटेन रहना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, पाकी सफाई रहनी चाहिए, लेबर रूम में टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो एक टॉपिक था पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे न्यूनेटल केयर, मिल्क फीडिंग, मेडिकेशन, डाइट। ठीक है, यानी कि न्यूनेटल केयर यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको कैसी देखभाल की जरूरत पड़ती है, उसको जो मिल्क फीडिंग यानी कि दूध का उसका क्या हिसाब किताब रहता है, मेडिकेशन यानी कि कौन कौन सी इसको दवाई देनी होती है, या वैक्सीनेशन कैसे कैसे इसको टीकाकरण की आवश्यकता होती है बच्चे को पैदा होने के बाद, और डाइटिक क्या क्या बच्चे को कब कब खाना होता है, वो सब चीजें हैं। ठीक है, बच्चे में ध्यान देने वाली जरूरी बातें, नंबर एक फिजिकल कंडीशन। बच्चा जब पैदा हो रहा है वो उसका अपगार स्कोरिंग करेंगे, अपगार स्कोरिंग यानी कि जो जो 5 चीजें हैं वो देखेंगे, और उसका जो है रेस्पिरेशन सब कुछ देखेंगे, सब कुछ उसका अच्छे से चेक करेंगे, कोई चीज जो है फिजिकली जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं है, गलत तो नहीं है, एबनॉर्मल तो नहीं है। उसके बाद लैक्टेशन, लैक्टेशन बोलते हैं रजाअत, रजाअत यानी कि लैक्टेशन, लैक्टेशन यानी कि दूध पीना। ठीक है, मनात, मनात कहते हैं इम्यूनाइजेशन को, इम्यूनाइजेशन को हम वैक्सीनेशन भी बोल लेते हैं। इम्यूनाइजेशन हमने पूरा का पूरा जो है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में पढ़ा है, इसके साथ साथ मैंने उस पर क्वेश्चन भी बनाए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर भी दिए हैं, एक बार उसको रिपीट कर लेना। ठीक है, पैदाइश के बाद 4 हफ्ते तक का जो बच्चा होता है उसको न्यूनेट कहते हैं। बच्चा पैदा हुआ, पहले 4 हफ्ते, 4 हफ्ते यानी कि 28 दिन, यानी कि 1 महीना, बच्चे को क्या कहते हैं, न्यूनेट कहते हैं। पहले 4 हफ्ते यानी कि पहले 1 महीने बच्चा न्यूनेट कहलाता है। अब क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न, हेल्दी न्यूबॉर्न यानी कि स्वस्थ, स्वस्थ शिशु के जो है उसकी फिजिकल कंडीशन उसको पढ़ रहे हैं। अब एक होता है न्यूबॉर्न यानी कि पैदा होने से लेकर के 28 दिन तक जो बच्चा है, जो शिशु है, वो न्यूबॉर्न कहलाएगा। और 1 महीने तक वो न्यूबॉर्न कहलाएगा, 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का जो बच्चा है वो इन्फेंट कहलाएगा। 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का बच्चा जो है वो इन्फेंट कहलाएगा। और 1 साल से लेकर के 3 साल तक का जो बच्चा है वो टोडलर कहलाएगा, उसको टोडलर बोलेंगे। और 3 साल से लेकर के 5 साल तक का जो बच्चा है वो प्री स्कूलर कहलाएगा। और 5 साल के बाद जो छठा साल शुरू हो रहा है, छठा साल से लेकर के 12 साल तक का जो बच्चा होता है वो स्कूल एज चाइल्ड कहलाएगा। ठीक है जी। अब हेल्थी न्यूबॉर्न किसे कहते हैं, एक तंदुरुस्त न्यूबॉर्न किसको कहते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और किन किन देखभाल की जरूरत पड़ती है। अब हेल्दी न्यूबॉर्न के लिए, नॉर्मल न्यूबॉर्न उसको कहते हैं जो कि प्रेगनेंसी के 38वें हफ्ते से लेकर के 40वें हफ्ते तक के बीच के पीरियड में पैदा हो, यानी कि वो बच्चा जो कि 38 हफ्ते, 38 हफ्ते यानी कि 9 महीने 14 दिन, वैसे तो 9 महीने 7 दिन के बाद जो भी बच्चा पैदा होगा वो एक नॉर्मल लेबर माना जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल न्यूबॉर्न माना जाएगा। लेकिन 38 हफ्ते यानी कि 9 महीने 14 दिन से लेकर के 40 हफ्ते यानी कि पूरे जो 10 महीने होते हैं, 280 दिन होते हैं, उसके बीच में जो बच्चा पैदा हो रहा है, इन 14 दिन में जो बीच बच्चा पैदा हो रहा है, 9 महीने 14 दिन से लेकर के 9 महीने 28 दिन यानी कि पूरे 10 महीने में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके बीच में वो जो है एक नॉर्मल न्यूबॉर्न माना जाता है, उसको नॉर्मल न्यूबॉर्न बोलते हैं, जिसका वजन 2.5 से 3 किलोग्राम तक पैदा होने के टाइम हो। रेस्पायरेशन यानी कि सांस लेना, रेस्पायरेशन को यूनानी में तनफ्फुस बोलते हैं, नॉर्मल हो। और रेस्पायरेशन खुद ब खुद नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाए, मतलब कहने का ये, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जो है पैदा होने के पहले 20 सेकंड के अंदर अंदर, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के पहले 20 सेकंड के अंदर खुद ब खुद सांस लेने लग जाए, बगैर किसी, बगैर किसी वेंटिलेटर वेंटिलेटर, बगैर किसी भी
हेल्पिंग के, बगैर किसी भी मदद के खुद ब खुद सांस लेने लग जाए, ठीक है, इसको नॉर्मल रेस्पिरेशन यानी कि नॉर्मल तनफ्फुस या नॉर्मल सांस लेना बच्चे का कहेंगे। न्यूबॉर्न आसपास के माहौल में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि जहां से बच्चा आ रहा है, चल करके न्यूबॉर्न आ रहा है, वहां का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और बाहर का किसी भी तरह का कोई जो है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन, किसी तरह की कोई आबो हवा वहां नहीं होती है, तो वहां बच्चा इजीली सरवाइव करता है। अब जब बच्चा बाहर आ गया है तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको सांस भी जो है अपने फेफड़ों से लेना पड़ रहा है, उसका अपना दिल काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर भी जो है, बाहर की दुनिया का एनवायरनमेंट में टेम्परेचर भी जो है वो कम रहता है, तो बच्चा इसमें से अपने को अच्छी तरह हर चीज को सेट बिठा ले, एडजस्ट हो जाए। पैदाइश के टाइम न्यूबॉर्न की लंबाई 50 से 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पैदाइश के 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे का जनरल एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, यानी कि बच्चे के चेकअप हो जाने चाहिए। पीडियाट्रिशियन का ओपिनियन लेना चाहिए। एक शिशु रोग चिकित्सक जो होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, एक बार एक ओपिनियन, एक मशवरा उनसे भी बच्चे के लिए ले लेना चाहिए। पूरे तौर पर पेरेंटल हिस्ट्री यानी कि माँ बाप की जो हिस्ट्री है उसको मालूम कर लेना चाहिए, यानी कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो माँ बाप से बच्चों तक पहुंचती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए पेरेंटल हिस्ट्री जो है वो भी, माँ बाप की जो हिस्ट्री है वो भी ले लेनी चाहिए। और माँ बाप से मतलब हर तरह की हिस्ट्री जो है, पास्ट हिस्ट्री वगैरह ले लेनी चाहिए, कि दौरान प्रेगनेंसी यानी कि दौरान हमल कोई किसी किस्म की दिक्कत तो वो सफर नहीं कर रही थी माँ, उन सब चीजों को जो है ध्यान में रखे, ताकि जब बच्चा पैदा हो गया है, अब जो परेशानी अगर पहले हो रही थी अगर, तो उसमें अब तो नहीं है, वो सारी चीजें जो है नोटिस में आ जानी चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ वाइटल साइन, ठीक है, बीपी पल्स टेम्परेचर जो है ये वाइटल इनको वाइटल बोलते हैं, यानी कि बीपी यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, पल्स जो है दिल की धड़कन है, या टेम्परेचर जो हरारत है यानी कि जो गर्मी सर्दी वगैरह है, ये जो है जब इसको चेक करते हैं तो इसको इसको चेक करना जो है वो वाइटल साइन बोला जाता है। तो नंबर एक टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेक करना, ये कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, बच्चे का या बड़े का बड़े के जो वाइटल होते हैं कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बच्चों का पढ़ेंगे, क्योंकि हम पीडिया पढ़ रहे हैं, बच्चों की बीमारियां पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, बच्चों की बीमारियां और बच्चों के रखरखाव देखभाल पढ़ रहे हैं, पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है बच्चों से संबंधित ही बात पर फोकस करेंगे। टेम्परेचर चेक करना ये ओरल भी हो सकता है, यानी कि मुंह में हो सकता है, ठीक है, अगर साइड में लगा दें। रेक्टल हो सकता है, यानी कि एनस यानी कि टट्टी के रास्ते में हो सकता है। एक्सिलरी यानी कि बगल में हो सकता है। ये यहाँ यहाँ जो है क्या किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है। पैदाइश के टाइम बच्चे का टेम्परेचर 100 फॉरेनहाइट होता है, 100 फॉरेनहाइट होता है। 1 घंटे बाद 1.2 फॉरेनहाइट कम होकर 98.8 फॉरेनहाइट हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ के रहम से दुनिया में आता है, माँ की यूट्रस से दुनिया में आता है, उस टाइम उसका टेम्परेचर 100 फॉरेनहाइट होता है। और आम जो ये दुनिया है, जो बाहर की दुनिया, इसमें जो सभी लोगों का जो टेम्परेचर होता है वो जो होना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 98.6, 98.6 जो है नॉर्मल, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर माना गया है। इससे जो है नीचे रहना चाहिए, ठीक है। 98.4, 98.6 ये भी नॉर्मल है, 98.0, 98.2 ये रहना चाहिए, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसका 100 फॉरेनहाइट होता है, और दुनिया में आने के बाद भी जो है 1 घंटे के बाद उसका 98.8 फॉरेनहाइट हो जाता है। बच्चे का तनफ्फुस यानी कि रेस्पिरेशन, नवजायद जो है नवमौलूद को बोलते हैं, न्यूबॉर्न को बोलते हैं। जो न्यूबॉर्न का जो रेस्पिरेशन है वो 30 से 60 पर मिनट होना चाहिए, यानी कि जो बच्चा सांस लेता है, आपने देखा होगा बच्चा ऐसे सांस लेता है, उसकी मतलब जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो बड़े सांस लेते हैं उनकी 17 से 18 पर मिनट होते हैं। जो बड़े हैं, जो एडल्ट हैं, वो जो सांस लेते हैं वो 1 मिनट में 17 या 18 बार लेते हैं, लेकिन जो बच्चा लेता है वो 30 से 60 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। और नॉर्मली जो एक एवरेज है वो 44 पर मिनट का होता है, यानी कि 44 बार जो है 1 मिनट में बच्चा सांस तकरीबन ले लेता है। वैसे जो रेंज है वो 30 से 60 की है, और जो बड़े हैं वो 16, 17, 18 बार जो है एक बार में लेते हैं। पल्स यानी कि नब्ज यानी कि नाड़ी, न्यूबॉर्न में नब्ज जो है वो 100 से 160 पर मिनट चलती है, यानी कि जो न्यूबॉर्न होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसकी जो नब्ज है, उसकी जो नाड़ी है वो 100 से 160 जो है बार पर मिनट तक होती है। बड़ों में जो होती है 72
पर मिनट होती है, यानी कि बड़ों की जो नब्ज होती है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। जो बच्चे की जो नब्ज है वो 1 मिनट में 100 से 160 बार धड़कती है। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 45 to 60 या 25 to 40 ये होता है बच्चों में। और एडल्ट में क्या होता है? 80 to 120 mmHg। 80 जो है इसमें डायस्टोलिक है, और 120 जो है इसमें सिस्टोलिक है। अब केयर ऑफ दी हेल्दी न्यूबॉर्न, नौ मौलूद की देखभाल। नौ मौलूद की देखभाल यानी कि जो नौ मौलूद है, जो बच्चा पैदा हुआ है, जो अभी अभी दुनिया में आया है, उसकी देखभाल के क्या क्या उसूल हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उसमें ध्यान देते हैं। नंबर 1 नर्सिंग केयर, यानी कि नर्स को क्या क्या देखभाल करनी होती है। नंबर 2 फीडिंग, यानी कि बच्चे का जो रजाअत है, दूध पीने का जो अमल है, उसको भी जो है बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा अगर खाएगा तो वो जो है बाकी सारी जो दूसरे फंक्शन भी है वो भी नॉर्मल चलने शुरू। अगर एक बार को उनमें थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे भी हो, तो जैसे ही बच्चा फीडिंग वगैरह करता है तो वो सारे भी तकरीबन तकरीबन जो है, अगर कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन ना हो तो तकरीबन जो है वो नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब नंबर 1 नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में क्या होता है? रेस्पिरेटरी केयर, यानी कि सांस लेने को नोटिस करा जाता है। पैदा होने के 20 सेकंड बाद बच्चा रोने लगता है। ठीक है। जिसको 7 से 10 अपगार स्कोर दिया जाता है। कोड को काटने के बाद बच्चे को अलग कर लिया जाता है, साफ हाइजेनिक तौलिए पर लिटाकर बच्चे को साफ किया जाता है। न्यूबॉर्न के कपड़े मौसम के लिहाज से होने चाहिए। मौसम के लिहाज से कैसे? अगर सर्दी है तो गर्म कपड़े हों जिनमें बच्चे को जो है सर्दी से बचाया जा सके। अगर गर्मी है तो हल्के कपड़े हों जिनमें जो है बच्चे को गर्मी ना लगे। ठीक है। और कपड़े टाइट ना हो, यानी कि बच्चा अगर हेल्दी भी है तो उसके कपड़े टाइट ना हो। टाइट का मतलब ऐसा है कि बच्चा अच्छे से जो है अपने हाथ पैर भी ना हिला सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जो कपड़े हैं वो टाइट नहीं होने चाहिए। अब मिल्क फीडिंग। नर्सिंग केयर हमने पढ़ लिया। मिल्क फीडिंग यानी कि दूध, यानी कि दूध पीना। अब इसको क्या, इसको यूनानी में रजाअत भी बोलते हैं, शीर खारी भी बोलते हैं। ठीक है। फीडिंग सर ये मैनेजमेंट। सर फीडिंग ये बता मैनेजमेंट दीजिए। यानी कि दूध पीने पीने का मैनेजमेंट क्या होता है, तरीका क्या? टाइप्स ऑफ फीडिंग, यानी कि कैसे कैसे जो है वो दूध जो है पिया जाता है। नंबर 1 ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि तगजियाए पिस्तानी, यानी कि ब्रेस्ट से बच्चा दूध पीता है अपनी माँ के। या आर्टिफिशियल फीडिंग, यानी कि तगजियाए मसनूनी मसनूई या कहीं और से किसी जानवर वगैरह का दूध पीता है, या पाउडर वगैरह का दूध पीता है, वो आता है आर्टिफिशियल फीडिंग में। और जो अपनी माँ का दूध पीता है, ठीक है, अपनी माँ की ब्रेस्ट से दूध पीता है, उसको उसको ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। अब नंबर 1 ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में जो है टाइम ऑफ फर्स्ट फीडिंग, यानी कि जब बच्चा पहली बार अपनी माँ का दूध पी रहा हो, पैदा होने के 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए। 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिला देना चाहिए। फीडिंग शेड्यूल क्या है, यानी कि कैसे कराते हैं? बच्चा जब भी भूखा हो उसको दूध पिला देना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद जब भी उसको भूख लगे, ठीक है, तो उसको दूध पिला देना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये पीरियड जो है इंटरवल, यानी कि जैसे अब दूध पिलाया उसके बाद जो दूध पिलाएगी माँ, उसके बीच का थोड़ा जो है टाइम बढ़ा लेती है माँ। ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है उसके बाद थोड़ा दूध को स्टोर करके भी रख सकता है, और माँ की ब्रेस्ट में दूध बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और बच्चे की जो है खुराक भी बढ़ जाती है। तो एक बार दूध पिलाने के बाद जब दोबारा माँ दूध पिलाती है, तो जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता जाता है, तो वो जो इंटरवल होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है, उसको आराम आराम से माँ जो है वो बढ़ाती चली जाती है। कैसे बढ़ाती चली जाती है? दो से शुरू में जो है, जब भी जितनी बार बच्चा दूध दूध के लिए इशारा करे तो माँ इतनी बार उसको पिला दे। माँ समझ जाती है मेरा बच्चा भूखा है। उसके बाद 2 से 3 घंटे का गैप रखना शुरू कर दे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। फिर 3 से 4 घंटे कर देना चाहिए जब बच्चा और बड़ा हो जाए। दोनों ब्रेस्ट पिस्तान से दूध पिलाना चाहिए। माँ को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी दोनों ब्रेस्ट से यानी कि पिस्तान से दूध पिलाए। ठीक है। शुरू में जो है 2-3 मिनट एक से पिलाए, फिर 2-3 मिनट एक से पिलाए। कुछ दिनों के बाद क्या करे कि 7 से 10 मिनट एक को पिलाए, 7 से 10 मिनट एक को पिलाए। ठीक है। अब बर्पिंग। बर्पिंग यानी कि ब्रेकिंग अप विंड, यानी बच्चे को हर बार दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाने की हिदायत करें। ठीक है। ब्रेकिंग अप विंड इसको किसको कहते हैं? बच्चे को हर बार दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाने की हिदायत करे, यानी कि माँ जो है
दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे से लगाए और कंधे से लगा करके कमर पर हल्के हाथ से थपकी दी जाए। ऐसा करने से हवा बच्चे के स्टमक यानी कि पेट से बाहर निकल जाती है, जिसको बच्चा दूध पीते वक्त निगल लेता है। और इससे एक बार फायदा ये भी होता है कि कई एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर ये नहीं पता होता कि दूध कितना पीना है। ठीक है, वो पीते रहते तो पीते चले जाते क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। तो इस हाल में ये होता है, अगर बच्चे ने दूध ज्यादा पी लिया हो और माँ जो है उसको कंधे से लगा करके थपकी देगी, तो अगर जो उसने दूध ज्यादा पी लिया था वो क्या कर देगा, वो फटा हुआ दूध बाहर निकाल देगा। उससे ये भी फायदा होता है। ठीक है, माँ के दूध के फायदे क्या क्या हैं? एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। माँ के दूध से क्या क्या फायदे होते हैं? क्या क्या फायदे होते हैं? नंबर एक, न्यूट्रिशन। न्यूबॉर्न के अनुसार न्यूट्रिशन यानी कि पोषक पोषण मिलता है, ठीक है, बच्चे को। नंबर दो, इम्यूनिटी पैदा करता है। बच्चे बच्चे के अंदर जो है माँ के दूध से जो है जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की ताकत पैदा होती है। नंबर तीन, लैक्सेटिव यानी कि माँ का जो दूध जो है वो मुलय्यन होता है। मुलय्यन यानी कि माँ का जो दूध है वो क्या होता है, पेट में नरम रखता है। बच्चा जो है पोटिया इजीली कर लेता है, बच्चे को जल्दी से कब्ज नहीं पैदा होता। आसानी से न्यूबॉर्न हजम यानी कि डाइजेस्ट कर लेता है। बैक्टीरिया नहीं पैदा होते, इन्फेक्शन नहीं पैदा हो पाता। माँ का दूध पीने वाले बच्चे हेल्दी और तंदुरुस्त होते हैं, मोटे थुलथुले नहीं होते। ठीक है, मिल्क एलर्जी नहीं होती। कई बच्चों को जब ऊपर का दूध पीते हैं, बकरी का, गाय का, भैंस का दूध पीते हैं, उनको मिल्क एलर्जी हो जाती है। मिल्क एलर्जी का मतलब ये है कि वो उसके बाद फिर दस्त करते हैं, फटे फटे दस्त करते हैं, पीले पीले दस्त करते हैं। लेकिन वो बच्चे जो कि अपनी माँ का दूध पी रहे हैं उनको इस तरह की शिकायत देखने में नहीं आती। ठीक है, इसको मिल्क एलर्जी बोलते हैं, क्योंकि मिल्क की जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन ही जो है बच्चे को नुकसान देने लग जाती है। तो कई बार, मतलब मान लीजिए किसी जानवर को दूध पी रहा है, गाय भैंस बकरी का दूध पी रहा है, तो उसको जो है उससे इस तरह की एलर्जी हो सकती है, लेकिन माँ के दूध से इस तरह की एलर्जी नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार अगर मान लीजिए बच्चे को जो है दस्त लग गए हैं, डायरिया हो गया और वो किसी भी वजह से हो गया है, उसके बावजूद भी जो पीडियाटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, माँ को बोलते हैं कि तुम 2-3 दिन के लिए अपना दूध मत पिलाओ इसको, और जो है मतलब इसको जो है वो कोई भी मेडिकेटेड जो मिल्क पाउडर है उसको देते हैं कि आधे गिलास में जो 1 चम्मच डालो, तैयार करो और बच्चे को जो है शीशी में डाल करके, जो रेडीमेड शीशी आती है उसमें डाल करके पिलाओ। और अपने दूध को तुम निकाल के जो है दबाते रहना, निकालते रहना दूध को। अगर तुम दूध नहीं निकालोगे तो दूध दूध जो है, दूध का जो प्रोडक्शन है यानी कि जो दूध का बनना है वो दूध का बनना कम हो जाएगा, दूध कम बनने शुरू हो जाएगा। और फिर जब बच्चा 3 दिन के बाद दूध पिएगा तो उसको इतना दूध नहीं मिलेगा, तो उसमें एक नई प्रॉब्लम पैदा होगी। तो उस नई प्रॉब्लम से पैदा होने के लिए माँ को ये बताया जाता है कि आप दूध निकालते रहना। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क ब्रेस्ट पंप आता है, एक मशीन आती है, उससे जो है माँ दूध निकाल करके उस दूध को जो है जमीन में दाब देती है कहीं पर भी। ठीक है, और दूध कंटिन्यू निकालती रहती है। उससे क्या होता है, जो मिल्क का प्रोडक्शन है, जो माँ की ब्रेस्ट में दूध बन रहा है वो कंटिन्यू बनता रहता है। क्यों बनता रहता है? क्योंकि जो दूध बन चुका है वो निकल जाता है, वहां खाली जगह हो जाती है और दूसरा दूध बन जाता है। ठीक है, माँ और न्यूबॉर्न के बीच बाउंडिंग यानी कि तालमेल बैठता है। जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के अपनी छाती से लगा करके दूध पिलाती है, तो माँ और बच्चे के बीच एक बाउंडिंग, एक रिश्ता जो है वो पुरजोश हो जाता है। ठीक है, उनके अंदर जो है एक सेंसेशन पैदा हो जाती है, एक बाउंडिंग पैदा हो जाती है, जिसको कहते हैं इमोशनली इमोशनली टच पैदा हो जाता है। ठीक है, माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जब तक माँ दूध पिलाती है तब तक कंसीव नहीं करती। ज्यादातर देखने में यह आता है, इतने दिन माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती। तो क्या होता है, एक आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक ऑटोमेटिक उनके शरीर में पैदा हो जाता है। यानी कि इतने माँ दूध पिला रही है तो वो जो है गर्भवती नहीं होती, गर्भ धारण नहीं करती। तो इससे एक फायदा ये भी है कि बच्चे को जो है पूरी परवरिश मिल जाती है, उसका लालन पालन पूरा अच्छे से हो जाता है। और दूसरे जो है उसको पूरा समय मिल जाता है, उसको अपना दूध पूरा पीने का जो है समय मिल जाता है, और वो गर्भवती नहीं होती। और गर्भ रोकने के लिए उसको दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ती। हालांकि कई बार जो है माँ जो है दौरान रजात भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। आर्टिफिशियल
फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग किसको बोलते हैं? तगजाए सनाई या मसनूई तगजिया भी इसको बोलते हैं। माँ के अलावा जब कोई और दूध बच्चा पीता हो, माँ के अलावा किसी और का दूध पी रहा है, कोई और दूध पी रहा है, तो उसको आर्टिफिशियल फीडिंग कहते हैं। जैसे एनिमल मिल्क यानी कि जानवरों का दूध, जैसे गाय भैंस बकरी का दूध, या बोर्ड बेबी फूड फॉर्मूला यानी कि पाउडर वाला बच्चे का दूध, जो कि मेडिकल पे अवेलेबल होता है वो। नोट, अब इसमें एक नोट है, जो है एक पॉइंट है ध्यान देने का। कई बार माँ का दूध बच्चे की खुराक के एतबार से कम होता है, मतलब माँ को जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या मिल भी रहा है इडियोपैथिकली बगैर किसी वजह के। कई बार कई औरतों को जो दूध कम बनता है, तो ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होता है, जो माँ को जितना दूध उतर रहा है, जितना पैदा हो रहा है, तो बच्चा उसको पी ले, साथ में अपनी पूर्ति जो है वो फिर आर्टिफिशियल फीडिंग से, यानी कि किसी जानवर के दूध से या किसी पाउडर वाउडर के दूध से जो है बच्चा जो है अपनी पूर्ति कर ले। कैसे? ऐसे मौके पर बच्चे की खुराक की पूर्ति करने के लिए आर्टिफिशियल दूध भी माँ के दूध के साथ साथ दिया जाता है, यानी कि जितना माँ का दूध है पहले वो भी पीता रहे, साथ में जो है आर्टिफिशियल फीडिंग, वो पाउडर है या गाय का या भैंस का जो बकरी का दूध है उसको कंटिन्यू पीता रहे। कभी कभी माँ का दूध नहीं उतरता, ठीक है, दूध सूख जाता है, ऐसी भी सिचुएशन देखने में आती है, तो फिर इसमें आर्टिफिशियल फीडिंग की जरूरत पड़ती है। मेडिकेशन, बच्चे को किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन पैदा होने पर, यानी कि किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी बीमारी पैदा होने पर फौरन शिशु रोग विशेषज्ञ को विजिट करनी चाहिए, यानी कि वहां जाना चाहिए, और दवाई वगैरह और चेकअप वगैरह कर, दवाई वगैरह लेनी चाहिए, चेकअप वगैरह कराना चाहिए। इम्यूनाइजेशन जो है वो वैक्सीनेशन को बोलते हैं। हमने प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में जो है इसको पढ़ा है, आप एक बार उसको देख लेना प्लीज। अब डायटेटिक यानी कि गिजियाती, यानी कि क्या क्या बच्चे को गिजाए कैसे कैसे देते हैं। 1-2 हफ्ते के न्यूबॉर्न को 50 टू 75 यानी कि 50 से 75 ml दूध की जरूरत होती है, 1 से 2 हफ्ते के बच्चे को, यानी कि 7 दिन से 14 दिन के बच्चे को। 3 हफ्ते के न्यूबॉर्न से 2 माह के इन्फेंट को, 3 हफ्ते का क्या होता है? न्यूबॉर्न होता है, ठीक है, और 2 माह का क्या होता है? इन्फेंट होता है। 3 हफ्ते के न्यूबॉर्न से 2 माह के इन्फेंट को 100 से 125 ml दूध हर खुराक में चाहिए होता है। 5 से 12 माह के यानी कि 1 साल तक के बच्चे को, 5 महीने से लेकर के 12 माह या एक यानी 1 साल के बच्चे को, यानी कि इन्फेंट को, उस टाइम उसको इन्फेंट कहेंगे, 175 से 225 ml दूध की जरूरत हर खुराक में चाहिए होती है। अब वियनिंग, एक चीज होती है वियनिंग, बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ कुछ सॉलिड फूड या गाय भैंस का दूध और बकरी के दूध की भी जरूरत होती है, उसको जो है माँ को दे देना शुरू कर देना चाहिए। कब से? 6 महीने के बच्चे से जो है ऊपर का खिलाना शुरू कर देना चाहिए। क्यों खिलाना शुरू कर देना चाहिए? इसकी वजह यह है क्योंकि बच्चे का जो डाइजेशन है, बच्चे का जो जो पाचन क्रिया है, पाचन तंत्र है, अब वो इस लायक हो जाता है कि हल्की सॉफ्ट डाइट को, बाहर की खुराक को बच्चा उसे डाइजेस्ट करने के लिए जो है इस लायक हो जाता है। दूसरे, जो इंसान का बच्चा है, देखिए जो जानवरों के बच्चे हैं, कई जानवरों के बच्चे ऐसे हैं कि उनको सब चीजें नहीं सिखानी पड़ती, माँ जो है पैदा करके जो है उनसे अलग हो जाती है, और कुदरत के हुक्म से वो ऐसे ही सब कुछ सीख लेते हैं। लेकिन इंसान के बच्चे को हर हर चीज सिखानी पड़ती है, इंसान के बच्चे को खाना खाना भी सिखाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो माँ उसको हल्की डाइट देनी शुरू कर देती है, ताकि वो जो दुनियावी खाना है, जो जो डाइट्स हैं, जो सॉफ्ट डाइट है, वो उनको खाने की उसको आदत भी पड़ जाए, उसका न्यूट्रिशन भी जो है शुरू हो जाए। तो माँ को जो है उस 6 महीने के बच्चे को ऊपर का खाना देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो सीख जाए। कई माएँ जो है अगर वो किसी वजह से, किसी अपनी परेशानी की वजह से या कैसे भी जो है 6 महीने के बच्चे को ऊपर की गिजाएं, ऊपर की डाइट देना नहीं शुरू करती, और बच्चा 2 साल का हो जाता, तो इस तरह के बच्चे को फिर बहुत दिक्कत होती है आगे चल करके, क्योंकि इस तरह का बच्चा क्या करता है, वो दूध दूध पे निर्भर हो जाता है और वो ऊपर की चीजें खाता ही नहीं। फिर माँ बाप क्या कहते हैं, हमारा बच्चा बच्ची तो डॉक्टर साहब ऊपर की चीज खाता ही नहीं है। अरे भाई कैसे खाएगा जब तुमने उसे खिलाने की आदत ही नहीं डाली? ये इंसान का बच्चा है, इसको खाना भी सिखाना पड़ता है, इसको खाना भी सिखाना पड़ता है। तो क्या है, इसलिए माँ की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जब 6 महीने का बच्चा हो जाए तो उसको ऊपर की डाइट डाइट का जो है उसको आभास, उसको अभ्यास कराना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अब वियनिंग फूड यानी कि ऊपर का खाना जो 6 महीने को बच्चे को माँ देना शुरू करे, वो क्या क्या होता है? कुचला हुआ केला, केला है उसको ऐसे ऐसे कुचल कुचल ले, ठीक है। पपीता हुआ यानी कि जो नरम फल है, ठीक है। उबला हुआ सेब,
सेब को उबाल के जो है नॉर्मल कर लिया, मतलब गरम गरम नहीं, नॉर्मल कर लिया, उसके बाद उसे कुचल लिया, उसको बच्चे को जो है चटा सकते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, चूंकि वक्त के साथ साथ बहुत चीजें बदल रही हैं। पहले पहले जो बड़े बूढ़े होते थे या माँ बाप होते थे, किसी चीज को अपने मुंह में पहले चिकलते थे, कुचलते थे, और उसको फिर उससे निकाल के बच्चे के मुंह में डाल देते थे। अब जमाना बदल रहा है। ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। इन चीजों को लोग जो है वो कई बार अजीब भी समझते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं उसके लिए, फिर डाइट प्लान कैसे है, कुचला हुआ केला, पपीता, उबला उबला हुआ सेब, फलों को पीस कर बच्चों को, फलों को पीस करके, अगर किसी फलों को पीस करके मिक्सी वगैरह में थोड़ा सा जो है गाढ़ा गाढ़ा जूस बना दिया जाए, और उसको बच्चे को ट्राई किया जा सकता है। दाल, दलिया, खिचड़ी, चपाती दूध में डुबोकर जब वो गल जाए बिल्कुल। ठीक है। वियनिंग फूड शुरू करने के 2 माह बाद क्या करते हैं, शुरू शुरू में तो ये देते हैं 6 महीने के बाद, उसके बाद जब 2 महीने हो गए, यानी कि बच्चा हो गया 8 महीने का, उसके बाद क्या क्या शुरू करते हैं, अनाज, दालें, उबली हुई हरी हरी सब्जी, आलू वगैरह भी इन्फेंट बच्चे को नरम करके, ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट रोटी दूनी, उसको थोड़ा नरम करके, उसको नरम करके दे देना शुरू कर देना चाहिए।